हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम चुके अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है 67 बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार में होने वाले सभी आगामी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत ही आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक की हिस्ट्री में 1992 से लेकर 2019 तक के इसमें क्वेश्चन का इसमें संकलन किया गया है। तो जो भी चैनल पर नए हैं आपको बता देते हैं कि इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और पहले आप उन वीडियोस को जाकर देख कर आएँ। देन ये देख सकते हैं आप, इसमें तुरंत अभी कवर करा दिया जाएगा। अभी हिस्ट्री का जो एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है 1 से 60 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 60 के बाद इस एंसेंट हिस्ट्री वाले में जो है इसमें टोटल क्वेश्चन का जो है लगभग 114 थे। तो उनको 2 वीडियो में अब ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अब जो स्टार्ट होगा मध्यकाल भारत वाला, उसके बाद उसको भी जल्द ख़त्म कर लिया, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और अपना सजेशन ज़रूर दें कि और क्या इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए। इसके और एक स्पेशल बिहार जो स्पेशल है वो भी आपका एक वीडियो आया हुआ है, उसको भी जल्द से जल्द ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं 61 क्वेश्चन, क्योंकि 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। एक ये हो गया। कारण इसका होता है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। अगर बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी, तो हाँ बिल्कुल 12वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, क्योंकि बख्तियार खिलजी उस समय बिहार में आ गए थे और नालंदा में जाकर ये तबाही मचाई थी। जितने भी महाविहार बौद्ध से रिलेटेड थे उन्होंने इन चीज़ों का विनाश कर दिया था, इन चीज़ों का मतलब नष्ट किया था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय, बिल्कुल जो राजकीय प्रशय मिलना था महाविहारस को जितना भी थे उनको मिलना बंद हो गया था आगे चल के। लेकिन अगर बात करते हैं ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कारण है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ उस चीज़ को हम लोगों ने अभी डील किया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा। जो दिया गया है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो अभी प्रेजेंट में राजगीर है, वर्तमान में उस समय उसको राजगृह कहा जाता था या गृहराज के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी जो है 5वीं सदी के मध्य में गुप्त के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, कि जो बंगाल के पाल शासक द्वारा विक्रमशिला को संरक्षण देने का फलस्वरूप नालंदा को जो था ना वो प्रशय मिलना जो है महत्व देना यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, विक्रमशिला की भी अगर आप स्थापना करने बता दिए जाते हैं तो यहाँ पर कौन से पाल रूलर थे, तो यहाँ पे ये धर्मपाल थे। ये आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसी तरह नालंदा वाला भी मिलेगा। 62वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य था उसका उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था। तो ये दोस्तों 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। देख सकते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि बार बार ये हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड इसको हटाया जाए, सॉरी। हाँ, तो जो था बिंबिसार, जो कि लगभग था 544 में 492 ईसा पूर्व में उनका मतलब शासन चला था। बात करते हैं बिंबिसार, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हर्यक डायनेस्टी थे, हर्यक डायनेस्टी, उसमें बिंबिसार और बिंदुसार में लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो पहले बी आता है या डी आता है, तो हम देखते हैं अल्फ़ाबेट में बी आता है। तो जो इसके फाउंडर रहे हैं वो बिंबिसार हुए हैं। लेकिन जो बिंदुसार वाला अगर बात आता है तो वो अशोक राजा अशोक, सम्राट अशोक के पापा थे, पिताजी। ठीक है, तो बिंदुसार वाले हो गया। तो क्योंकि हर्यक डायनेस्टी पहले आई, उसके बाद आकर हुई है मौर्य डायनेस्टी में। ठीक है, बीच में अभी शिशुनाग डायनेस्टी वगैरह हुई, उसके बाद नन डायनेस्टी, उसी में देखते हैं मौर्य डायनेस्टी, उसमें बिंदुसार का आता है जिक्र। तो बिंदुसार किसके पापा हो गए, तो वो हो गए अशोक के। बात करते हैं मगध की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाते हैं तो पाटलिपुत्रा भी आपको दिखती है, क्योंकि उदयन के समय में पाटलिपुत्रा बनी थी। और गृहव्रज की बात करते हैं तो ये आपकी राजधानी स्टार्टिंग में जो रहे हमारे हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार, उन्होंने राजगृह बनाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जैसे कि पुराणों के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले में भी देखा हुआ होगा
कि इसमें क्या है, पुराणों के अनुसार मगध की शासन करने वाला जो पहला राजवंश था, ये 2-3 बार रिपीट हो गया है, आपको ये याद रहना चाहिए। बृहद्रथ वंश जो है उनके द्वारा जो पहला शासक जो था इसका, जरासंध राजा था, जिसने ग्रीवराज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो 2 जगह पे आपको ध्यान में आ जाएगा, ग्रीवराज की राजधानी दोनों जगह में बनी हुई है, दोनों के अनुसार, मतलब पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, बृहद्रथ। लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं जो जो सब मतलब सब जगह मान्यता में आता है, वो है कौन सा है, मगध की राजधानी बनी, वो है, कहा जाता है मगध का आरंभिक राजधानी ग्रीवराज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध राज्य का शासन करने वाला पहला राजवंश विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग है, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वो नहीं जो कंफ्यूज करने वाला, जो कि मौर्य के लास्ट रूलर रहे हैं, बृहद्रथ वो नहीं, बृहद्रथ पूरा वंश ये, और उसके पहला शासक जरासंध के मतलब शासनकाल में हुआ। नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसके बाद कौन आए थे नंद? ये हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जामिनेशन में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। 44वीं बीपीएससी प्री में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो नंद वंश को हटा के कौन बने थे? ये तो पता ही होगा कि मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट जो राजा थे इसके, धनानंद, उनको मारकर यहाँ पर मौर्य का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नंद वंश 324 से 23 ईसा पूर्व जो था, यहाँ पे स्लैश करके दिया गया है, इतना के अराउंड की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके हुई थी। नंद वंश जो थे, महापद्मनंद वंश जो थे, महापद्मनंद शिशुनाग वंश का अंत करके यहाँ पर नंद वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, नंद वंश की कुल राजा जो हुए वो थे, पहला यहाँ देख सकते हैं उग्रसेन, जिसने पुराणों में महापद्मनंद भी कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बनने लायक है कि कभी कभी आपको इसको नहीं दे सकता है, कभी कभी हटा दे कि नंद वंश की स्थापना किसने की, तो उग्रसेन आपको मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ध्यान रहता है महापद्मनंद। ठीक है, अब ये 9 यहाँ पे राजा हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है, और यहाँ टोटल राजा हुए थे 9। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और चाणक्य के उनकी मतलब हेल्प से, उनकी सहायता से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत किया। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया सही। 65 क्वेश्चन में देखते हैं 65 नंबर पे, तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे विशाख दत्त थे दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो विशाख दत्त के द्वारा जो बनाई गई रचना थी वो थी मुद्र राक्षसा। इसमें देवी चंद्रगुप्तम भी है, नीचे देखते हैं उसका डिस्कशन भी है, हाँ नीचे भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। मुद्र राक्षसा अगर बात करते हैं तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है, नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। किस में कहा गया है? तो मुद्र राक्षसा में, जो कि बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, वो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई बुक है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्र राक्षसा पर टीका लिखी है। मुद्र राक्षसा के अतिरिक्त विशाख दत्त में कौन कौन 2 और रचनाएं उन्होंने, और यहाँ देख सकते हैं देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक। ठीक है, ये दोनों ध्यान रख सकते हैं आप। देवी चंद्रगुप्तम अक्सर देखने को मिल जाता है, और एक विशाख दत्त वाला, सॉरी दोस्तों। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो था वो सिकंदर महान के समकालिक था? ये क्वेश्चन भी लगभग अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको पता होगा कि धनानंद लास्ट जो रूलर रहे हैं नंद डायनेस्टी के, वही उनके समकालिक रहे हैं। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में जो 8 मिलती है। ठीक है, पुराण और बौद्ध ग्रंथ में उनके उत्तराधिकारी कौन है, कितने हो गए? 8। तो मतलब टोटल मिला के 9 राजा रहे हैं इनके, ये आपको ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालिक था। उसे राजा के बारे में पूछा गया, इसलिए समकालिक जो राजा रहा है वो धनानंद रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन एक लास्ट यहाँ बनता है, वो है अग्रमीज कहा जाता है उनको, यूनानी लेखकों के द्वारा किया रख सकते हैं कि किससे कहा गया है अग्रमीज, तो कहा गया है धनानंद को। और धनानंद के जो सेनापति थे भद्रसाल, ये क्वेश्चन भी बहुत अक्सर पीसी से और अदर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। भद्रसाल, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, धनानंद और भद्रसाल।
रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। BD करके तो पता चल ही जाएगा। B से आपके भत्साल हो गया, D से आपके हो गया धनानंद। पाटलिपुत्र में स्थित 67 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67th वाले में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः बना था। ये क्वेश्चन अगर आपने मेंस के हिसाब से भी तैयारी की होगी तो जो उसका आर्ट वाला सेक्शन, जो बिहार का आर्ट सेक्शन वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको मौर्य के बारे में जो आपको मिलता है आर्ट, उसमें आप इसको पढ़ा होगा आपने। तो इसमें लकड़ियों का बना होता है। बिहार की पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्नूपर महोदय को जाता है। ठीक है। बुलंदी शहर के नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये याद रखेंगे आप। बात करते हैं अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। ये अगर ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ शिवाजी के हिसाब से चल जाएगा। शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था जो कि इनकी प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। एक पेशवा हो गए, अमात्य हो गए, मंत्री हो गए, सचिव हो गए, सुमंत हो गए, सेनापति हो गए, पंडित राव हो गए, न्यायाधीश हो गए। इनका अलग अलग कार्य आप इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे। अमात्य, पेशवा, सचिव, सुमंत, ये सब पूछा जा सकता है आपसे कि इसके क्या कार्य हैं, अमात्य का कार्य क्या था, पेशवा क्या था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 69 क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। किस मौर्य राजा ने, डायरेक्ट यहाँ पे मौर्य के बारे में पूछा जा रहा है तो कौन से हैं। तो ये भी अनुमानित है, इसको मतलब हर जगह मेंशन नहीं है। बुद्ध वाला इस सब वाले में जो मिले हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर होता है। B चंद्रगुप्त वाले में, और इनकी जो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु भी हुई है साउथ के साइड में, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ दक्कन में इनका प्रभाव था चंद्रगुप्त का। तो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के जो अभिलेख हैं, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थल में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग का विजय प्राप्त की थी। एक ये हो गया। अतः इस स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय जो हम हैं चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। बिंदुसार की जो विजय हुई है वो लगभग संदिग्ध है, वो उसको मतलब पता नहीं कर पाया गया है। यहाँ पे इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो दक्षिण में दक्कन वाला विजय में आप डाल सकते हैं कि कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही वहाँ पे विजय प्राप्त की थी। 70 क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर में। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है पश्चिम भारत पर भी था। पश्चिम भारत पर जो था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। इसके लिए रुद्रदामन वन का जो है जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शिलालेख, उसमें आपको पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने सुदर्शन झील बनवाई थी। तो इनके अंडर में थे प्रांतीय शासक कौन थे, पुष्यगुप्त सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय को बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सौराष्ट्र भी कहा गया था। अनर्थ तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इस पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ये क्वेश्चन ये याद रख सकते हैं। जूनागढ़ के रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें आपको किसके बारे में पता चलता है, पुष्यगुप्त के बारे में पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में काम कर रहे होते हैं, प्रांतीय शासक के रूप में वर्क कर रहे हैं। सुदर्शन झील भी जो बनाने का श्रेय गया है तो पुष्यगुप्त के अंडर में हुआ है। निम्नलिखित में से 71 क्वेश्चन देखते हैं। 71 वाले में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शनल के हिसाब से देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी भारत का मानचित्र है उसको आपको तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मौर्य वाला हो गया, आपका खिलजी डायनेस्टी के हो गए, इसी तरह गुप्त वाले हो गए, तो कहाँ तक उनका एक्सटेंशन रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ मायने रखती है और ये सब चीज़ आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगर आपने थोड़ा ध्यान से भी पढ़ा होगा तो कॉमन सेंस से आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में रहा है उनका क्षेत्र और बिहार में रहा है, कलिंग में उनकी विजय की प्राप्ति तो हुई ही थी। तो ये 3 क्षेत्र हैं। श्रीलंका में उनका ये नहीं रहा है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार
कहाँ कहाँ नहीं था, ये देखिए अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी जो है श्रीलंका को कहा गया, को छोड़कर सर्वत्र था, सभी जगह था इनको छोड़कर, क्योंकि इन राज्यों को पर्यटन सीमावर्ती राज्य कहा गया। तो ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ नहीं था, तो ये भी आपको ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ नहीं था। 72 क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसको लेकर हम लोगों ने पहले या दूसरे वाले वीडियो में बताया है, जैसा कि कहीं आपको मिला होगा एक ट्रिक वो कि राजा महाराजा आजा वैसा सबका काल है, पटाव मत आसिक कुंवर जी काल है। पटाव मत आसिक तीसरा नंबर पे आ रहा है ना, पटाव मत आसिक, पटाव पाटलिपुत्रा, मत मोगलीपुतिस्य जो इसके अध्यक्ष रहे हैं, और शासक कौन हो गए, पटाव मत आसिक से अशोक। ठीक है, अगर जो भी आपको अगर नया लगा होगा तो ज़रूर आप नोट कर के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें चारों का व्याख्या इसमें वर्णन किया गया है। पहला हो गया जो कहाँ पर स्थान कहाँ है, पटाव मत जो अध्यक्ष रहे हैं, आशिक जो राजा रहे हैं, तो वहाँ से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि किस नगर में हुआ है, तो पटाव मत आ सकती है, पाटलिपुत्रा में हुआ है। थोड़ा सा कॉमिक लगेगा लेकिन याद करने के लिए अच्छा था ये। ठीक है, सिंहली अनुश्रुति जो है दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुतिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं 73 नंबर वाले में, उसमें है अशोक के शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन हुए हैं में प्रयुक्त जो भाषा रही है, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जो भाषा जो रही थी यहाँ पर वो किस में है बेसिकली। तब यहाँ पे संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है, ये ऐसा ही सब्जेक्ट यहाँ पे भाषा दिया गया है, जिसमें से एक ही है आपको, वो है प्राकृत भाषा। अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ और दिया रहता तो आपको यहाँ ई ऑप्शन बनने वाली संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती। ठीक है दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, जैसे कि शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान आपको पता है, शाहबाज गढ़ी, ये पूरा स्थान आप देख सकते हैं, जौगढ़, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी, सोपारा, ये पूरा देख सकते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख यहीं से देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा अभिलेख जो मिले हैं ना, वो प्राकृतिक लैंग्वेज में मिले हैं, प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो सबसे ज़्यादा वाले हैं प्राकृत और ब्राह्मी। केवल 2 अभिलेख जो हैं शाहबाज गढ़ी एवं मानसहरा ब्राह्मी ना होकर वो खरष्ठी हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये तीनों दे देता ऑप्शन, तो आपको ई ऑप्शन बन जाता। तो कौन कौन से हो जा रहे हैं, प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये तीनों आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तक्षशिला से अरामिक लिपि में भी लिखा गया एक भग्न शिलालेख है, ये भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो ऑप्शन जो मेंशन्ड है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ जो ऑप्शन मेंशन है वो क्या था, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो हमें जो मिल रहा है वो है प्राकृत। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए एक यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से देख सकते हैं कि प्राकृत ब्राह्मी को छोड़कर केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, शाहबाज गढ़ी और मानसहरा, वो सिर्फ लिखा गया है कि इसमें खरोष्ठी में। अब इसको देख सकते हैं कि जैसे ट्रिक्स से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। जैसे साहब हो गए, साहब किसको मान सकते हैं, जैसे सीएम साहब हो गए, सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मान सम्मान होता है। ठीक है, उनका मान सम्मान होता है। तो अगर वो कहीं से आ गए, हमारी जैसे सभा हो रही है वहाँ पे आ गए, तो लोग वहाँ पे खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका मान सम्मान देंगे ना। तो साहब आगे समझ लीजिए, और उनका मान सम्मान होगा तो उसको मान सम्मान कैसे देंगे, तो खड़ा होकर देंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि 2 जो अभिलेख मिले हैं वो शाहबाज गढ़ी और मानसहरा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, आपको ध्यान रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं, यही वाला जो है खड़ा है, यही वाला है ना, खरोष्ठी लिपि, यही वाला हो जाता है। 74 नंबर देखते हैं, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की है। अगर हम लोग जो भी लिखते हैं बाईं से अभी के हिसाब से बात करते हैं, तो दाहिने से बाईं नहीं लिखते हैं, बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ है खरोष्ठी वाली, दाहिने से बाईं की ओर लिखी गई है, वो है खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेशन, प्रिंसेप नॉरिस, लेसन कनिंगम आदि के द्वारा विद्वान जो हैं उनके द्वारा की गई है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। बात करते हैं 75 क्वेश्चन में, सॉरी, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था। ये देखिए आगे हम लोग ई वाले ऑप्शन के साथ 63 वाले से,
अशोक का धर्म का मूल संदेश क्या था? यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा के प्रति वफादारी हो सकता है क्या? आप बताएं। शांति एवं अहिंसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ये। बड़ों का सम्मान, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देते थे कि बड़ों का सम्मान हो। धार्मिक सहनशीलता, इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन ई एकदम सही है। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत भी इसमें दो भी ध्यान है तो आपके लिए सही हो जाता। अशोक धर्म और धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीन, ये देख सकते हैं ये चीज़ उनके द्वारा कही गई है, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता का निहित है। तो ये चीज़ आपको 3 यहाँ से मिलेगा, तो अपने यहाँ ई ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ठीक है, 76 क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए एक ही जो है उसमें वह केवल वह स्तंभ किसमें बताया है जिसमें अपने आप को सम्राट बताया है? मास्की में, रुक्मिणीदेवी वाले पिलर में, क्वीन स्तंभ में, या भाबरू वाले में? ये भाबरू वाले में बताया गया है दोस्तों। डी ऑप्शन देख सकते हैं। भाबरू या दरात स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो कौन सा हो गया दोस्तों? ये है भाबरू का स्तंभ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है। 77 क्वेश्चन में देखते हैं। 77वां में उसमें है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिला ही। प्रियदर्शी बोला जाता है, देव नाम प्रिया बोला जाता है, देव नाम प्रियदर्शी भी बोलते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे सब डिस्कस किया गया है। यहाँ पे अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा दिखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन भी कहा गया है। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। अगर उसके हिसाब से क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अनुसार से आपको आंसर देना है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये क्वेश्चन बहुत बार हर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये भी 78 क्वेश्चन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये राजनीति शास्त्र, अगर यहाँ ऑप्शन ई वाली बात होती तो इसमें मिक्सचर है, आर्थिक भी थोड़ी है और राजनीतिक की भी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत ही, लेकिन हाँ जो बेसिक इसमें बात हुई है वो राजनीति की ही बात की गई है, राजनीतिक नीतियों की बात की गई है। बातों को यहाँ देख सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैकियावेली वाली। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस जो विषय पर आधारित है? ये देख सकते हैं, ये 44वीं बीपीएससी में आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ 63वीं बीपीएससी में भी इस चीज़ को रिपीटिशन मिल गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो किस विषय पर आधारित है? यहाँ देख सकते हैं, आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। किसके लिए? ये किस पर इस पर है? यहाँ देखिए ई ऑप्शन को यहाँ पर दिया गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्यकाल जो रचित अर्थशास्त्र जो शासन सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र जो है, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र का तात्कालिक प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ से विदेश हो गया, शासन की सिद्धांत हो गया, यहाँ से आप चीज़ को देख सकते हैं। सॉरी कहाँ पहुँच गए हम लोग? हाँ एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए। ठीक है, बात करते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80th 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? ये क्वेश्चन इधर भी आया हुआ है 64वीं 65वीं के अराउंड में। तो ये देख सकते हैं, फिर से नीचे आ गए, पता नहीं कैसे। हाँ, तो ये दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 समाजों में विभाजित किया है। अब ये कौन कौन हो गए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है। ये 7 में से 4 ऑप्शन दे दिया है, ये कौन कौन रहे हैं ऐसा करके। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक
इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन हो गए? दार्शनिक हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, कारीगर हो गया, योद्धा हो गया, निरीक्षक हो गया और सभासद हो गया। मेगास्थनीज भारतीय समाज की में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे विभिन्न पेशा भी अपना सकता था। ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे से जो इम्पोर्टेंट है, ये सातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 7। सबसे पहले कितने समाज में विभाजित हुआ था? तो 7 भागों में विभाजित किया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। और ये किस में मेंशन है? ये इंडिका में है। 81वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन है, विशेष रूप से किस उल्लेख जो किया गया किस में किया गया है? वही चीज़ क्वेश्चन दोबारा हो गया, देख सकते हैं। ये 63वीं बीपीएससी में आया है 2017 में। यहीं पे क्वेश्चन देख सकते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इस चीज़ का वर्णन किया गया है दोस्तों। पेरिप्लस जो ऑफ एरिथ्रियन सी है, ये क्वेश्चन मतलब आपको ये मिलेगा कि इसको लिखा किसने गया है, ये अभी तक नहीं जाना गया है कि किसने लिखा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसी में अगर ऑप्शन ये थोड़ा पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत से व्यापार की व्याख्या की गई है। किस समय में? तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 60 ईसा में एलेक्जेंड्रिया के एक नामिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत से आयात और निर्यात की व्याख्या वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें भारत से मेंशन्ड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ये 83वां नंबर क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का मेंशन किस में किया गया है दोस्तों? ये इंडिका में मेंशन्ड है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद में 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को ये देख सकते हैं एस्टिनोमोई कहते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को, वस्तुतः पाटलिपुत्र, हाँ अगर ये ऑप्शन के अनुसार की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन में जिस तरह का है मौर्य साम्राज्य से जोड़ कर जिसको बताया गया कि किसने किया, तो अगर इसकी बात करते हैं यहाँ ई ऑप्शन होता, तो ई ऑप्शन में आपको हर्यक डायनेस्टी के उदाइन के पास जाना पड़ता कि किस शासक ने पहली अपनी राजधानी बनाई, तो उदाइन ने बनाई थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन 4 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नहीं देखना सही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आपको यही ध्यान रखना है, पहली वो जो राजधानी बनाई गई थी वो हर्यक डायनेस्टी के उदाइन के द्वारा बनाई गई थी, बस उतना ध्यान रखेंगे। 85वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन चलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको अदर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। भीमा कदम्फिस जो कि कुषाण डायनेस्टी के मेंबर रहे हैं, मतलब रूलर रहे हैं, सॉरी। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीमा कदम्फिस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय जाता है, ये याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में? तो कला की गांधार शैली देख सकते हैं, गांधार वाली शैली यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कुषाण शासकों के कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, एक गांधार एक मथुरा। या तो आपसे गांधार और मथुरा करके आ सकता है, या तो ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे। और किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये? तो कुषाणों के द्वारा, याद रख सकते हैं। या तो डायरेक्ट किसके समय काल में? तो कनिष्क की ओर से ये सब स्टार्ट किया गया था। ये यूनानी कला से प्रभावित है, ये गांधार यहाँ देख सकते हैं। 87वां क्वेश्चन है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंग वंश की अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र के द्वारा मार दिए थे। ठीक है, इन्होंने मार दिया था देवभूति को, अमात्य वसुदेव की षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वो कौन थे? वो कण्व थे। शुंग के समान वह भी ब्राह्मण वंश से ये करते हैं, बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुगल ये क्या नाम है, मौर्य साम्राज्य का जो फॉल हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, जो पतन हुआ, इसमें ब्राह्मण जो था, जो वंश रहे, उनमें उनका योगदान क्या रहा? क्योंकि ब्राह्मण समाज को जो मौर्य में अशोक के द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई थी, अशोक के द्वारा जो धर्म पालन किया गया था, उसमें उनके जो रिचुअल्स थे उनको दरकिनार किया गया अशोक के द्वारा, और बौद्ध
और ये मौर्य बौद्ध पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो उनको ज़्यादा पेमेंट वगैरह बोलते हैं ना, गिफ्ट वगैरह टाइप का देते रहते थे। इसलिए इन लोगों के बीच में आक्रोश का फैलता रहा और वही कारण बना कि सुंग वंश जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, और इसी को देखा जाए तो सुंग वंश हो गया। और उससे पहले अगर बात करते हैं, एक सेकंड, सुंग वंश हो गया और हो गया कण्वा वंश। ये सब जो है ये ब्राह्मण समाज, ये सारे बिलोंग करते रह गए। तो ये सब कौन हो गए, मौर्य को डिक्लाइन करने में ये लोग के सहाय मतलब रोल रहा इनका। राजा खाड़वेल का नाम जुड़ा फिगर किससे जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। खाड़वेल को कभी भी ये मिलता है हाथी गुफा लेख से आपको इसका मिलता है। बात करते हैं दोस्तों, कलिंग की छेदी डायनेस्टी के जो हैं, छेदी डायनेस्टी, खाड़वेल प्राचीन, ये खाड़वेल उनके मजबूत शासकों में से एक रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से महामेघ करके इनका है, जो इनके शासक जो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ महामेघ वाहन, छेदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? महामेघ वाहन, और इसको कभी कभी महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। तो महामेघ वंश के प्रमुख शासन कौन रहे हैं? जो सबसे प्रभावशाली, खाड़वेल। उनका इस प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों में उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें खाड़वेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने की 13 वर्षों तक का शासनकाल का इसमें घटनाक्रम उसमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो खाड़वेल हाथी गुफा, खाड़वेल हाथी गुफा, ये याद रखेंगे। इनके फाउंडर कौन है? छेदी डायनेस्टी यहाँ से बिलोंग करते हैं खाड़वेल वाले, और इसके फाउंडर कौन है? महामेघ वाहन। 89 क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, तो नगर का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन, ये है गुप्त काल। गुप्त काल देख सकते हैं दोस्तों, गुप्त काल में नगर का है क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ पर आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर हुएनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी में के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 क्वेश्चन, उसके बाद 114 क्वेश्चन तक है, तो उसके बाद जितना बचता है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। वीडियो की लेंथ भी बहुत बढ़ गई है, और जो भी आपको राय वगैरह जो भी देनी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्या क्या मतलब डिमांड है इससे ज़रूर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। बात करते हैं लोग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 90 क्वेश्चन में बात करते हैं। तो 90th क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो ये था गुप्त काल में ताम्रलिप्ति, जो कि उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये उपयोग किया जाता था। और भड़ोच भी है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 बंदरगाह गुप्त काल में यूज़ किए जाते थे, वो ताम्रलिप्ति थे और भड़ोच थे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा गया है तो थोड़ा सा डीप चला गया कि उत्तर भारतीय नॉर्थ वाले भारतीयों के लिए कौन सा मतलब व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। गुप्त काल में बंगाल में, जो बंगाल का था, वहाँ पे ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के लिए के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र पर प्रमुख बंदरगाह है भृगु कक्ष, जो कि भड़ोच के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो भड़ोच और आपके पास 2 चीज़ ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति हो गए आपके साइड वाले, इधर वाले अगर भारत देख रहे हैं तो यहाँ पे बंगाल के में जो है ताम्रलिप्ति, वहाँ से आपको उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया वाला पूरा रीजन कवर होता था। और इधर अगर आप देखते हैं भड़ोच वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे पश्चिमी भारत का क्षेत्र वहाँ पे कवर होता था। वहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो और कुछ भी सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको
वो होगा 90 से लेकर 114। उसमें आपके टोटल एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट कवर हो जाएंगे और आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में जाकर आपको एक्सपेक्टेड भी वीडियो बताया जाएगा, लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहीं के हिसाब से आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट हमारा बीपीएससी के लिए जो होगा बिहार स्पेशल वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहें।